मैं बहुत गरीब थी। एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करती थी। मैंने कई बार देखा, मेरे मालिक बार बार अपने घर चले जाते थे और जब वापस आते तो उनके चेहरे पर बहुत घबराहट होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। मेरा नाम सपना है। मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी, लेकिन हालात ने मुझे कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने लोगों के घर बर्तन मांज मांज कर मुझे पाला था। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, क्योंकि माँ को मेरा सहारा चाहिए था। पढ़ाई छूटने के बाद मैंने बहुत जगह नौकरी ढूंढी। कुछ ठिकाना नहीं मिला तो शहर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में मुझे एक सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। यहाँ पर हर दिन चमक धमक देखते हुए भी मेरे अंदर सिर्फ खालीपन था। मेरे मालिक का नाम विक्रम था। उम्र कोई 55 साल रही होगी। वो हमेशा अपनी बीवी के बारे में शिकायत करते रहते। उनके घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ बहुत ठीक रहते। मुझे कभी डांटते नहीं थे। एक अजीब बात ये थी कि वो अक्सर शोरूम छोड़कर अपने घर चले जाते थे, दिन में कभी भी। जाते वक्त उनका चेहरा उतरा हुआ होता और जब लौटते तो पसीने से तरबतर, जैसे कोई बड़ा तूफान उनके दिल में छुपा हो। कई बार मैं पूछने की कोशिश करती, सब ठीक है ना सर, लेकिन वो बस इतना कहते, कुछ बात नहीं है सपना, तुम अपना काम करो। धीरे धीरे मुझे इस बात की आदत सी हो गई थी कि मालिक अचानक चले जाते हैं। पर एक दिन हद हो गई। वो शोरूम से निकले तो पीछे से एक आदमी भी निकला, जो शायद किसी से छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। मैंने जब उस आदमी को देखा तो वो झट से गायब हो गया। मेरे दिल में सवालों का तूफान मच गया। आखिर विक्रम सर के पीछे कौन था? वो इतने घबराए हुए क्यों रहते हैं और मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे थे? उसी रात मैंने अपनी माँ से भी ये बात बताई। माँ ने सिर्फ इतना कहा, किसी के घर की बात में मत पड़ना सपना, अपने काम से काम रख। माँ सही थी, लेकिन दिल कहाँ मानता था। करीब 4 महीने ऐसे ही बीते। एक दिन अचानक विक्रम सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मैं कांपती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, सपना तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा, जी सर। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई फैसला बहुत भारी हो। तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे से करना चाहता हूँ। मुझे लगा मैं सुनने में गलती कर रही हूँ। मेरी सांस अटक गई। क्या? पर क्यों सर? उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना ही बोले, तुम मान जाओ सपना, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। और हाँ, मेरे बेटे से मिलकर देख लेना, वो बुरा लड़का नहीं है। मेरे लिए ये सदमे जैसा था। मैं गरीब थी और वो अमीर, मैं नौकर थी और वो मालिक। ये रिश्ता कैसा? लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी शादी उनके बेटे राहुल से हो गई। शादी में ना कोई बड़ी धूमधाम, ना रिश्तेदार बुलाए गए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मैंने शादी के मंडप में बैठे बैठे सिर्फ एक ही चीज देखी। विक्रम सर बार बार घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था और वो बार बार किसी से फोन पर बात कर रहे थे। राहुल चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में भी कोई खुशी नहीं थी। मैंने उसी पल समझ लिया था, ये शादी कोई आम शादी नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज है। शादी के बाद मैं विक्रम सर के घर आ गई। अब मैं नौकर नहीं, उनकी बहू थी। पर घर में माहौल बिल्कुल जमा नहीं। सासू माँ मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। राहुल भी मुझसे दूर दूर ही रहता। रात में भी अक्सर वो देर से घर लौटता था। एक रात मैंने राहुल से पूछ लिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? राहुल चौंक गया और उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, पापा ने जो किया वो मेरी मजबूरी थी सपना। मजबूरी? कैसी मजबूरी राहुल? क्या राज था जो सब मुझसे छुपा रहे थे? शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने महसूस किया कि इस घर में कुछ तो बहुत अजीब है। रात के सन्नाटे में कभी दरवाजे पर दस्तक होती थी तो कभी फोन की घंटी बजती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था कि कौन है। एक रात मैं पानी पीने किचन में गई थी, तभी मैंने देखा
राहुल चुपके से बाहर जा रहा था। मैंने आवाज दी, राहुल इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो वो ठिठक गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तुम अंदर जाओ सपना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। पर मैं जान गई थी कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। अगले दिन मैंने पूरे घर को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। तभी मेरी नज़र ऊपर वाले पुराने कमरे पर पड़ी, जो हमेशा ही बंद रहता था। मैंने सासू माँ से पूछा, माँ जी वो कमरा बंद क्यों रहता है? ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम्हें उससे मतलब क्यों है सपना? अपने कमरे में रहो, खाना बनाओ, घर संभालो बस। उनका वो गुस्सा मुझे और बेचैन कर गया। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था? मेरी सास हमेशा चुप रहती थी, ना मुझसे बात करती, ना राहुल से ज्यादा बोलती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनके कमरे में जाकर पूछ लिया, माँ जी आप मुझसे नाराज हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और नफरत दोनों झलक रहे थे। वो बस इतना बोली, जिस दिन इस घर का सच तुम्हारे सामने आएगा, तुम खुद हमसे दूर चली जाओगी सपना। मुझे काटो तो खून नहीं। आखिर क्या सच था? मैं खुद अपनी शादी के फैसले से डरने लगी थी। एक दिन राहुल ऑफिस गया था और सासू माँ मंदिर गई थी। घर में बस मैं ही थी। मैंने मौका देखकर उस बंद कमरे की चाबी ढूंढी। ड्रॉर में एक पुराना गुच्छा मिला जिसमें वही चाबी थी। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गई। कमरे में बहुत पुरानी चीजें थीं। एक लोहे की अलमारी, पुराने बक्से और दीवार पर एक फोटो, विक्रम सर और उनके छोटे भाई की। मैंने अलमारी खोली तो उसमें एक फाइल रखी थी। उस पर लिखा था अमानत। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल खोली। उसमें कुछ जमीन के कागज, कुछ पुराने गहनों की रसीदें और एक वसीयत थी जिस पर विक्रम सर के छोटे भाई का नाम लिखा था। मैंने पढ़ा, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम होगी। पर विक्रम सर के छोटे भाई थे कहाँ? राहुल तो विक्रम सर का बेटा था, फिर ये वसीयत किसके लिए थी? क्या कोई और बेटा था? उसी रात मैंने राहुल से पूछा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? राहुल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थी। सपना तुमने वो कमरा खोला? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो फूट पड़ा। उस कमरे में जो छुपा है वो अगर बाहर आ गया तो पापा जेल चले जाएंगे। तुम्हें इस घर से दूर कर देंगे सब लोग। सपना प्लीज इस राज को मत कुरे दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिज्ञासा एक आग बन चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मैंने फिर उसी कमरे में जाकर वो फाइल अच्छे से पढ़नी शुरू की। उसमें एक और खत था जिसमें लिखा था कि विक्रम सर के छोटे भाई ने उनसे बहुत पहले कर्जा लिया था और वो अब उनका हिस्सा मांगने वाला था। पर एक रात वो अचानक गायब हो गया। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। बस आखिरी जगह वही थी, ये घर जिसमें मैं बहू बनकर आई थी। मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। क्या विक्रम सर ने अपने भाई को? मैंने राहुल को सब बताया। वो बुरी तरह से रो पड़ा। उसने बताया, पापा ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि तुम इस घर में रहती थी। तुम्हें सब पता चल सकता था। पापा चाहते थे तुम परिवार का हिस्सा बन जाओ, ताकि अगर कभी कोई मामला बाहर जाए तो तुम हमारे खिलाफ ना जाओ। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा जीवन एक झूठ पर खड़ा है। मैं रोती रही और राहुल मुझे चुप कराता रहा। पर सच तो ये था कि मैं अब एक राजदार बन चुकी थी। एक ऐसा राज जिसका रिश्ता मेरे पति के पिता के साथ था। मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, सपना सच चाहे जितना बड़ा हो एक दिन बाहर जरूर आता है। तुम्हें अब डरना नहीं है। तुम्हारा पति बेकसूर है तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। पर सच छुपाना भी पाप है। माँ की बातों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया, मैं ये राज छुपा कर नहीं रखूंगी। अगली सुबह ही पुलिस हमारे घर आई। किसी ने गुमनाम चिट्ठी भेजी थी जिसमें विक्रम सर के छोटे भाई की गुमशुदगी और शक की बातें थी। विक्रम सर के चेहरे पर फिर वही पसीना लौट आया, लेकिन इस बार वो मुझे घूर रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, तुमने ये सब किया? मैंने कुछ नहीं कहा। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगी। पुलिस घर के हर कोने की तलाशी लेने लगी। पुराने कमरे में जब वो लोग गए तो मैंने देखा विक्रम सर की सांसें फूली हुई थी।
उनके माथे पर पसीना बह रहा था। पुलिस को वो वसीयत मिली, कुछ पुराने कपड़े मिले और अलमारी के पीछे दीवार में इस संदिग्ध दरार नजर आई। पुलिस अधिकारी ने दीवार पर हाथ मारा। अंदर से खोखली आवाज आई। उसी वक्त उन्होंने मजदूर बुलवाकर दीवार तोड़वाना शुरू कर दिया। मैं और राहुल एक कोने में खड़े थे। मेरी सासू माँ हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी, जैसे उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो। दीवार टूटने पर अंदर एक लोहे का बक्सा निकला जो जंग खाया हुआ था। पुलिस ने उसे खोला तो उसमें कपड़ों के साथ एक पुरानी हड्डियों की गठरी और एक पुरानी सोने की चैन थी। विक्रम सर वही जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल ने मेरी तरफ देखा, उसके आंसू बह रहे थे। पुलिस ने साफ कहा, ये मानव अवशेष हैं, ये आपके लापता भाई के हो सकते हैं, हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। रातों रात विक्रम सर को हिरासत में ले लिया गया। मोहल्ले भर में सनसनी मच गई। जो आदमी सबकी मदद करता था, जो दानदाता कहलाता था, वो अपने ही भाई के कत्ल के आरोप में पकड़ा गया था। जेल जाने से कुछ दिन पहले ही विक्रम सर एक रात सपना के कमरे के बाहर खड़े थे। सपना ने दरवाजा खोला तो घबरा कर पीछे हट गई। विक्रम सर ने कांपती आवाज में कहा, सपना, मैंने तुझे अपनी बहू बनाया क्योंकि मुझे लगा तू इस घर का सच कभी बाहर नहीं जाने देगी, पर तूने तो वो कर दिया जो मेरा बेटा भी नहीं कर पाया। सपना ने भीगी आंखों से कहा, अगर झूठ को छुपाकर ही बहू बनना था तो मैं नौकरानी ही ठीक थी सर। वो पहली बार सपना को देखकर फूट फूट कर रोए। सपना के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राहुल टूट चुका था। उसने मेरे सामने सिर रखकर कहा, मैंने कभी पापा को ऐसा नहीं समझा था। सपना, मैं क्या करूं? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने कुछ नहीं किया राहुल, लेकिन सच का साथ तुम्हें देना ही होगा। यही हमारे रिश्ते की बुनियाद है। उसी रात मुझे अलमारी में विक्रम सर की डायरी मिली, जिसे शायद वो भूल गए थे। मैंने कांपते हाथों से वो डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, भाई ने मुझे बार बार धमकाया था कि वो सबको बताएगा कि मैंने उसकी जमीन हड़प ली है। अगर वो जमीन वापस नहीं मिलती तो मेरी इज्जत खत्म हो जाती। इसीलिए मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। सपना इस राज को कभी ना जान पाए, यही बेहतर होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरा सर भी घूमने लगा। इस डायरी से पूरा सच बाहर था, सबूतों के साथ। राहुल ने पुलिस को सब सच बता दिया। उसने डायरी भी सौंप दी। वो अपने पिता से नफरत तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो झूठ में जीना नहीं चाहता था। मुझे उस पर गर्व था। मैंने उसके हाथ पकड़े। अब हमारा रिश्ता सच्चाई पर खड़ा होगा। वो झूठ का बोझ था, वो उतर गया। अब विक्रम सर को जेल भेज दिया गया तो मेरी सासू माँ मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो बोली, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं सब जानती थी पर कुछ कर नहीं पाई। मैं कमजोर पड़ गई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। आपने सच छुपाया पर अब कुछ नहीं बचा। अब आप मेरी माँ जैसी हैं। इस घर को हमें संभालना है। कई महीने केस चला। कोर्ट में सबूत पक्के थे। विक्रम सर को उम्र कैद की सजा हुई। जब कोर्ट में राहुल ने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दी थी तो सुनवाई के बाद वो घंटों तक पार्क में अकेला बैठा रहा। सपना उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। राहुल बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। सपना ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। राहुल की आवाज टूटी हुई थी, पापा को मैंने ही जेल भेजा सपना। बेटा होकर मैंने ये सब कैसे कर दिया? सपना ने उसका सिर थपथपाया। तुमने अपने पिता को जेल नहीं भेजा राहुल, तुमने एक झूठ को दफनाया है, और झूठ तो जहर होता है। उसकी गोद में सिर रखे हुए राहुल ऐसे रोया जैसे बरसों से सीने में दबा सारा दर्द आज बह गया हो। राहुल और मैंने मिलकर ज्वेलरी शोरूम को संभाला। धीरे धीरे मैंने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया। लोग कहते थे, ये वही लड़की है जो कभी सेल्स गर्ल थी, आज इस घर की बहू है और सच के लिए लड़ गई। मैं अपने अंदर की ताकत पहचान चुकी थी। अब मुझे किसी सच से डर नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई थी। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कहा, सपना याद रखना, हालात चाहे जैसे हो, सच का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें विजयी। मैंने माँ को गले लगा लिया। यही मेरी असली जीत थी। आज मेरे पास ज्वेलरी शोरूम है, राहुल का साथ है और हमारे बीच अब कोई झूठ नहीं है।
सासू माँ मंदिर जाती थी, गरीबों की मदद करती थी। मैंने सोचा अगर उस दिन मैं सवाल पूछना छोड़ देती तो शायद आज भी मैं किसी के पाप की चुप गवाह होती। लेकिन मैंने सच को आवाज दी और वही मेरी ताकत बन गई। विक्रम सर को जेल भेजे हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी फैल गई थी। कई पुराने रिश्तेदार ने हमसे मुंह मोड़ लिया। शोरूम पर भी ग्राहक कम आने लगे थे। राहुल दिन रात उदास रहने लगा। एक रात मैंने उसे खिड़की पर बैठे देखा। सिगरेट के धुएं में वो अपना सारा दर्द घुला रहा था। मैंने धीरे से उसके हाथ से सिगरेट छीनी। राहुल, खुद को यूं मत खत्म करो। जो हुआ वो तुम्हारी वजह से नहीं था। तुमने सच का साथ दिया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। राहुल ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसके अंदर कहीं एक उम्मीद फिर जगी थी। अब शोरूम चलाना सिर्फ राहुल का ही नहीं, मेरा भी जिम्मा था। मैंने स्टाफ को इकट्ठा किया, उन लड़कियों को जिनके साथ मैं कभी सेल्स गर्ल थी। मैंने कहा, अब ये शोरूम हमारा घर है, इसे हम सब मिलकर फिर से खड़ा करेंगे। सबके चेहरे पर भरोसा लौटा। उस दिन मुझे लगा मेरा गरीब होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत था। मुझे पता था गरीबी में कैसे उम्मीद जिंदा रखी जाती है। एक दिन मैं मंदिर गई थी। वहां कुछ औरतें आपस में मुझे देखकर कानाफूसी करने लगी। देखो, यही है वो जिसने अपने ससुर को जेल भिजवाया। मैंने सुना पर कहा कुछ नहीं। मैं भगवान के सामने खड़ी हुई और बस मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे और मजबूत बनाना ताकि कोई सच से डरे नहीं। सासू माँ का दिल टूट चुका था। वो अक्सर घंटों मंदिर में बैठी रहती। एक रात उन्होंने मुझसे कहा, सपना, लोग ताने देंगे पर बेटा तू सच के रास्ते से मत हटना। तूने जो किया वो सही था। मैंने उनका हाथ थाम लिया। अब वो मेरी माँ जी नहीं, सच में मेरी माँ थी। पर सब कुछ आसान कहाँ था। राहुल को उसके अपने दोस्तों ने अकेला कर दिया था। जो दोस्त रोज उसके साथ पार्टी करते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कभी कभी राहुल रात में मुझसे लड़ पड़ता, तुम्हारे सच ने सब कुछ छीन लिया सपना। अगर हम चुप रहते तो कम से कम इज्जत तो बची रहती। उसके आंसू मेरी जान निकाल देते। मैं रातों में चुपचाप उसके बाल सहलाती रहती, क्योंकि मुझे पता था सच की राह अकेली होती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने शोरूम में नई चीजें शुरू की। डिजाइनिंग क्लास, ऑनलाइन ऑर्डर, सोशल मीडिया पर प्रचार, वो सब जो कभी विक्रम सर नहीं कर पाए थे। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। हमारे गहनों की नई डिजाइन शहर में चर्चा बनने लगी। मैंने राहुल से कहा, देखो, सब फिर से संभल सकता है अगर हम हार मानना छोड़ दे। राहुल ने मेरी आंखों में देखा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, सपना, तुमने सही नाम पाया है। तुम ही मेरा सपना हो जो टूटने नहीं देती। पर मुसीबतें इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं। एक रात शोरूम से घर लौटते वक्त मुझे एक अनजान कॉल आया। तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। तुमने जो सच खोला उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कांप गई। मैंने राहुल को नहीं बताया। मैं उसे और बोझ नहीं देना चाहती थी। पर अब मुझे पता था, रात चाहे खत्म हुआ हो पर उसकी परछाई अभी भी जिंदा थी। कुछ ही दिनों में पता चला, विक्रम सर के पुराने पार्टनर को डर था कि कहीं उसके भी कुछ गुनाह ना खुल जाएं। वो हमें धमका रहा था ताकि हम कोर्ट में उसके नाम का जिक्र ना करें। राहुल ने कहा, अब बस सपना, ये केस फिर नहीं खोलना। हमें अब शांति चाहिए। पर मैं जानती थी अगर ये सबूत मैं नहीं दूंगी तो कोई और परिवार भी बर्बाद होगा। सच फिर से दब जाएगा। मैंने चुपचाप वकील से बात की। पुराने पार्टनर की मिलीभगत के सारे पेपर उसके पास दिए। मैंने राहुल को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कोर्ट से समन नहीं आया। राहुल बहुत गुस्सा हुआ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा, राहुल, हम सच के लिए लड़े थे तो फिर अधूरा क्यों छोड़े? अब डरने का कोई मतलब नहीं। अदालत फिर से खुली। इस बार विक्रम सर के पार्टनर के खिलाफ गवाही देना आसान नहीं था। कई लोग मुझे धमकाते रहे, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। पर इस बार राहुल मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, अब जो भी होगा हम साथ में लड़ेंगे। सुनवाई के बाद पार्टनर भी पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे भी सालों की सजा सुनाई। लोग अब कहने लगे, ये वही सपना है जिसने अकेले दो दो शैतानों को अदालत तक पहुंचाया। मैं बस भगवान को देखकर कहती, बस मुझे झूठ के खिलाफ यूं ही मजबूत रखना। अब मैं अकेली नहीं थी, राहुल भी मेरा हमसफर बन गया था। हमने शोरूम का नाम बदल दिया,
सपना ज्वेल्स हर उस लड़की को नौकरी दी जो कभी मुझ जैसी थी, गरीब, बेबस और डरपोक। अब वो बस अपने पैरों पर खड़ी थी। मैंने आखिर में अपनी माँ से कहा, माँ अब मुझे कोई डर नहीं। मैंने गरीबी से लड़ाई सीखी थी, पर सच ने मुझे जीना सिखाया। समय बीतता गया। कभी कभी राहुल सपना से दूर होकर अकेले अपने पापा की पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता था। उसे लगता था जैसे उसके पापा उसे अब भी देखते हैं। वो बुदबुदाता, पापा आप सच में गलत थे या हालात ने आपको गलत बनाया? क्या मैं भी एक दिन आप जैसा हो जाऊंगा? सपना चुपचाप पीछे खड़ी सुनती रहती, फिर आकर धीरे से उसका कंधा दबाती। राहुल, हम हालात के नहीं, अपने फैसलों के गुलाम होते हैं। तुमने सच को चुना, इसीलिए तुम कभी पापा जैसे नहीं बनोगे। अदालत के फैसले के कुछ महीने बाद अब जिंदगी थोड़ी सामान्य हुई। भगवान ने हमें एक नई खुशी दी। मैं माँ बनने वाली थी। राहुल की आंखों में पहली बार मैंने सच्चा सुकून देखा। उसने मेरे माथे को चूमा। सपना, इस बच्चे को हम झूठ और डर से दूर रखेंगे। हमारा बच्चा सच और हिम्मत का रास्ता सीखेगा। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। शायद ये मेरी जीत थी या मेरी तपस्या का फल। सासू माँ जी ने अब मैं दिल से माँ कहती थी। मेरे हर छोटे बड़े ख्याल का ख्याल रखती थी। वो कहती, जो बहू कभी नौकरानी थी वही आज इस घर को नई पहचान देने जा रही है। मैंने उनके पैर छुए। माँ आप ना होती तो मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। हालांकि सब कुछ सही नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी ताना देते थे, ये औरत अपने ही घर वालों को जेल पहुंचाने वाली है। कई बार राहुल को भी बुरा लगता, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता। पर अब मैं भी डरने वाली नहीं थी। मैं हर सवाल का जवाब मुस्कान से देती। सच का बोझ नहीं होता, राहत होती है। अब मैंने अपनी कमाई से एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया, सपना सेवा संस्थान, जहां उन औरतों को नौकरी, पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती, जो घरेलू झूठ और पाप के तले दबा दी जाती हैं। मेरे साथ मेरी माँ, मेरी माँ और शोरूम की लड़कियां भी जुड़ गईं। एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यही तो असली बदलाव होता है। राहुल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। उसने अपनी पहचान सिर्फ पिता के नाम से हटाकर खुद के दम पर बनाई। शोरूम के डिजाइन राहुल के नाम से मशहूर होने लगे। राहुल हर प्रेस मीट में कहता, अगर सपना ना होती तो मैं आज भी झूठ में जी रहा होता। ये सुनकर मेरे आंसू नहीं रुकते थे। शायद यही सच्चे रिश्ते की असली जीत थी। वो दिन भी आया जब हमारी गोद में एक नन्हा बेटा आया। उसकी पहली किलकारी सुनकर मैंने सोचा, ये बच्चा उस सच की मिसाल बनेगा जिसके लिए मैंने सब कुछ झेला। राहुल ने उसका नाम रखा आदित्य। सपना की कोख से जन्मा आदित्य उजाले का प्रतीक। एक माँ के रूप में मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ राहुल या माँ जी तक नहीं थी। अब मुझे अपने बेटे के लिए वो दुनिया बनानी थी जहाँ कोई सपना डर से कुचला ना जाए। मैंने अपनी संस्था में और लड़कियों को नौकरी दी, नर्सरी खुलवाई ताकि उनकी बच्चियां भी पढ़ सकें। एक दिन जेल से विक्रम सर की चिट्ठी आई, सपना, शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। तुम्हें अपनी शराफत की आड़ में बांधना चाहता था, पर तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई। तुम्हारा बेटा वो इंसान बने जो मैंने बनने नहीं दिया, सच्चा और मजबूत। मुझे माफ कर देना पापा। आंखों में आंसू थे पर दिल में कोई शिकायत नहीं रही। मैंने उस चिट्ठी को मंदिर में रख दिया। यही मेरी माफी थी। एक दिन आदित्य स्कूल से रोता हुआ आया। पापा, सब मुझे चोर का बेटा कहते हैं। राहुल उसे देखकर टूट गया। सपना ने आदित्य को सीने से लगाया। बेटा, सच कभी बुरा नहीं होता, लोग उसे समझने में देर लगाते हैं। एक दिन वही बच्चे कहेंगे कि तुम सबसे बड़े बहादुर की औलाद हो। राहुल ने सपना का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। सपना, कभी कभी डर लगता है कहीं मैं फिर से टूट ना जाऊं। सपना ने कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी ढाल है राहुल, बस इससे लड़ना सीखो। मैं एक बार आदित्य को देखकर विक्रम सर से मिलने गए जेल गई। वो बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे। आदित्य को देखकर उनके होंठ कांपे। उन्होंने हौले से मेरे बेटे के सिर पर हाथ रखा। इसे कभी झूठ मत सिखाना सपना, ये तुम्हारे सच का वारिस है। वो शायद मेरी तरफ देख भी नहीं पाए, पर उनके हाथ कांप रहे थे। इस बीच मेरी अपनी माँ भी बहुत बीमार रहने लगी थी। मैंने उनका इलाज करवाया। एक रात उन्होंने मुझे बुलाया, सपना, तू अब मेरी चिंता छोड़। तू अब औरों की माँ है। तूने अपनी गरीबी को हथियार बना लिया, यही मेरी जीत है। अपनी माँ के आखिरी वक्त सपना उनके बिस्तर के पास बैठती थी।
माँ की सांसें धीमी पड़ रही थी। माँ ने कांपते हाथों से सपना की हथेली थामी। मैंने तुझे मजबूत बनाया था सपना, पर तू इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तू हारी नहीं, तू कभी हारना भी मत। माँ ने अपनी सूखी आंखों से आखिरी चमक से सपना को देखा और हमेशा के लिए सो गई। सपना ने माँ का सिर अपनी गोद में रखकर कहा, माँ तू हारी नहीं और मैं कभी तुम्हें हारने भी नहीं दूंगी। उस रात सपना ने पहली बार बिना आंसू बहाए अपनी माँ को विदा किया। सपना ने अपनी माँ की बरसी पर एक मंदिर में व्रत रखा। भगवान मुझे कभी इतना अमीर मत बनाना कि मैं झूठ से दोस्ती कर लूं, और इतना गरीब भी मत रखना कि सच बोलने से डर जाऊं। उसने वहीं प्रण लिया कि हर साल वो कम से कम एक गरीब लड़की की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी, ताकि सच की फसल मर ना जाए। उसके अंदर एक नई माँ ने जन्म ले लिया था। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी आखिरी सांस ली थी। मेरी हिम्मत की जड़ें वही थी, अब वो तना बन गई थी। सपना अक्सर आंगन में अकेले बैठी रहती थी। वो आसमान की तरफ देखती और अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, ये वही घर है जहाँ मैं एक दिन नौकरानी थी, आज मैं इसकी रक्षक बनी हूँ। पर माँ, क्यों लगता है कि सच्चाई के बाद भी सब अधूरा है? कभी वो चुपके से फूट फूट कर रो पड़ती। आंसू उसके अंदर की मजबूती को और ठोस बना जाते। विक्रम सर के जेल जाने के बाद कई महीने बीत गए। एक दिन सासू माँ ने सपना के पैरों में चुपचाप हल्दी रखी। बेटा, इस हल्दी को पवित्र मानकर इस घर को नया आंगन अब तेरे सच से ही रोशन करेगा। मैंने अपने बेटे के झूठ को छुपाकर पाप किया था। तुझे मेरी माफी कभी मिल सके तो दे देना। सपना ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, झूठ ने इस घर को बांध रखा था, सच ने ही इसे फिर से जोड़ा है। आप मेरी माँ हैं, अब माफी की कोई दीवार नहीं। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। वो दिन था जब झूठ की छाया आखिरी बार इस घर से गई। आदित्य बड़ा होने लगा। स्कूल में उससे सब पूछते, तुम्हारी मम्मी ने क्या किया था? आदित्य बड़े गर्व से कहता, मेरी मम्मी ने झूठ से लड़ाई की थी। मैंने उसे हमेशा यही सिखाया, सच अकेला होता है लेकिन उसकी जीत बहुत बड़ी होती है। अब मेरा शोरूम एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। सपना ज्वेल्स की शाखाएं कई शहरों में खुल चुकी थी। मेरी संस्था हजारों औरतों की आवाज बन गई थी। जो कभी सेल्स गर्ल थी, वो आज समाज की मिसाल बन चुकी थी। एक रात राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सपना, तुमने मुझे भी एक नया सपना दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने कहा, हमारी लड़ाई झूठ के खिलाफ ही तो थी राहुल, अब तो बस सच ही सच रहेगा। एक रात सपना अपने बेटे आदित्य को कहानी सुना रही थी। आदित्य ने अचानक पूछा, मम्मा, तुम्हारी मम्मा कहाँ गई? सपना ने आंसू छुपाते हुए कहा, वो तारा बन गई बेटा। वो ऊपर से मुझे देखती हैं। जब मैं रोती हूँ तो मुझे हिम्मत देती हैं। आदित्य ने नन्हे हाथों से सपना की आंखें पोंछी। तो आप मत रोइए मम्मा, मैं बड़ा होकर आपके तारे को नीचे ले आऊंगा। सपना ने बेटे को सीने से लगाकर सोचा, जो सच मैंने बोया था वो अब उम्मीद बनकर फल रहा है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, आदित्य बड़ा हो गया है। मेरी तरह उसने भी अपनी राह चुनी है। वो गरीब लड़कियों को पढ़ाता है, उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा होता है। कभी कभी मैं उसे दूर से देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि यही तो मेरा असली सपना था। शोरूम के एक कोने में खड़ी होकर मैं कभी कभी अपने पुराने काउंटर को देखती हूँ, जहाँ वो पहली बार सेल्स गर्ल बनकर खड़ी हुई थी। वो खुद से बुदबुदाती, काश उस दिन डर जाती तो आज भी किसी के झूठ के नीचे दबी रहती। वो वहां खड़ी रहकर खुद को बार बार याद दिलाती, गरीबी हार नहीं है, झूठ हार है, सच हमेशा जिंदा रहेगा। मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं कभी सिर्फ एक गरीब लड़की थी जिसने सोने के गहने बेचते बेचते सोने जैसा दिल पाया, जिसने झूठ के खिलाफ खड़े होकर रिश्तों को बचाया, जिसने अपने बेटे को सच की चाबी दी। अब जब कोई मुझसे पूछता है, क्या तुमने सही किया, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, हाँ, मैंने वही किया जो हर सपना को करना चाहिए। झूठ से लड़कर सच को अपना बनाना चाहिए। जब आदित्य अपनी माँ के बनाए स्कूल में पहली बार झूठ के खिलाफ निबंध पढ़ता है, तो उसकी आखिरी लाइन होती है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि झूठ जितना बड़ा हो, सच उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि झूठ से दुनिया चल सकती है पर इंसानियत नहीं। पूरा हॉल ताली बजाता है। सपना अपनी कुर्सी पर बैठी आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती है। उसकी आंखों में उसके पिता, उसकी माँ राहुल, सासू माँ
सबके चेहरे एक साथ तैर जाते हैं। वो खुद से कहती है, अब कोई कर्ज नहीं बचा, अब सिर्फ सच ही है और मेरा सपना पूरा है। एक दिन सपना अपने बेटे के साथ उसी पुराने कमरे में जाती है जहां से सच खुला था। वो दीवार पर हाथ फेर कर कहती है, यही वो सच छुपा हुआ था जिसने मुझे बर्बाद भी किया और मुझे फिर नया बना भी दिया। वो वहां एक दीपक जलाती है। अब यहाँ कोई झूठ नहीं रहेगा, बस रोशनी रहेगी। आदित्य उसकी हथेली पकड़कर कहता है, मम्मा सच कभी नहीं मरेगा ना। सपना की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ तैरते हैं। ना बेटा, सच कभी नहीं मरता, बस चुप हो जाता है और जब कोई हिम्मत करता है तो फिर से बोल उठता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।